वैसे गाइस आई होप यू आर वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी और फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा काफी लंबा मेल लिखा गया और उसमें एंड में एक बात लिखी हुई थी कि सर क्या किया जाए, अंदर से मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो मोटिवेशन देखिए अंदर से आना तब स्टार्ट होगा जब किसी काम को आप लोग करना स्टार्ट करेंगे और आप लोग अपने आप को ये विश्वास दिलाएंगे कि आप लोग उस काम के लायक हैं, उस काम को करने में कैपेबल हैं। अगर स्टार्टिंग में ही आप लोग हथियार डाल के बैठ जाएंगे कि यार ये काम पता नहीं होगा नहीं होगा, आप लोग ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लगाकर बैठ गए। जब तक आप लोग ये नहीं बोलेंगे यस यू कैन, जब तक आप लोग अपने आप को ये समझाएंगे नहीं कि हाँ भाई साहब हम लोग इस काम को कर सकते हैं, तब तक आप लोगों का शरीर, आप लोगों का दिमाग, आप लोगों का जो माइंडसेट है, क्या वो आगे काम करने के लिए ढंग से आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको ये लग रहा है कि अरे ये काम हमसे होगा ही नहीं। अगर आप लोग किसी काम को ये बोलेंगे कि हाँ इस काम को हम लोग कर सकते हैं, जैसे कोई काम आप लोगों ने पहले किया है तो उसको आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने उसको पहले भी किया है। पर लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम किसी काम को अगर करने जा रहे हैं तो उसमें हमेशा आप लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन रहेगी, पर लेकिन वो हेजिटेशन ही आप लोगों को हरानी होती है। और अगर आप लोग उसको हरा देते हैं तो फिर आप लोगों का पाथ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला और सबसे तकड़े वाला और सबसे खतरनाक वाला जो हर्डल आप लोगों के रास्ते में कोई है तो वो है आप और आप लोगों का दिमाग। और अगर उसको आप लोगों ने एक बार विश्वास दिला दिया तो फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर लाइफ को एंजॉय करना। एक बार उसको विश्वास दिलाओ और फिर उसका कमाल देखो कितने शानदार तरीके से आप लोग अपने काम को करते हो। फिर बिल्कुल आप लोग ऐसे ही काम करोगे जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। तो पहले थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल में एडिटोरियल देखेंगे। और आज आप लोगों को पता है क्या है, आज है सैटरडे, और सैटरडे क्या होता है, रिवीजन। तो रिवीजन भी करेंगे। यहाँ पर एक निबंध दूंगा आप लोगों को लिखने के लिए जो रिसेंटली अभी 2020 में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो काफी कुछ शानदार डिस्कशन रहेगा, कुछ ना कुछ नया आज आप लोग सीखकर यहां से जाओगे अगर कंटिन्यूअस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहोगे। और कल आप लोगों की रिवीजन वाली वीडियो भी आ रही थी जिसके बारे में आप लोगों को बताया था। तो रिवीजन की वीडियो कल आप लोगों को मॉर्निंग में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसको भी आप लोग एंजॉय कीजिएगा। जो हिंदू वाली वीडियो है यहाँ पर, ये हिंदू वाली वीडियो कोशिश करूंगा कि देखिए रिवीजन की वीडियो आप लोगों की प्रॉपर वे में आ जाए। और संडे में जो हिंदू वाली वीडियो रहती है उसको मंडे में कुछ कंबाइन कर चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगेंगे संडे को आएंगे, क्योंकि एडिटोरियल संडे को रहते नहीं है तो उनको मंडे को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो छोड़ूंगा कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, बस अपना जो रिवीजन है उसके आप ऊपर फोकस कीजिएगा। और हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी रहे तो पेशेंस रख के आप लोग उसको सुनिएगा, क्योंकि सारी चीजें अगर कवर करनी है ढंग से तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी बन ही जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपना धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी पढ़ाई पूरा अच्छे से करते रहिए, हो सकता है कि एक आध दिन के अंदर अभी आप लोगों को नोटिफिकेशन भी देखने को मिले जल्दी ही। तो आप लोग अपना पूरा, वो नहीं कहते कि कमर कस कर तैयार हो, अपना बिल्कुल हथियार लेकर तैयार रहो कि भैया मैदान जंग में कूदना है बस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी कंट्री में इलेक्शन के बारे में। तो अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कई सारे राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं। तो कौन कौन से राज्य और कौन कौन से एरिया में इलेक्शन होने वाले हैं? तो यहाँ पर तमिलनाडु, केरला, पुंडीचेरी तो अभी इस लिस्ट में ऐड हुआ क्योंकि आप लोगों को पता है क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि रिसेंटली यहाँ पर अभी जो है इनके जो कांग्रेस की जो पॉलिटिकल पार्टी के जो एमएलए थे उनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया। इसी के साथ में यहाँ पर ये सारे जो है तमिलनाडु, केरला, पुंडीचेरी, अगर आप लोग देखें यहाँ पर तो ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया केरला, ठीक है। क्या हुआ, फैन क्यों नहीं चल रहा है भाई साहब, एक मिनट, अरे एक सेकंड रुकना। अब देखिए यहाँ पर पेन चल रहा है, आई थिंक, हाँ अब चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको मैप में देखिएगा तो आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो कोशिश क्या कीजिए कि मैप में जरूर देखा कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया केरला, ये हो गया तमिलनाडु और पुंडीचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट, एक आंध्र प्रदेश, 2 आप लोगों को देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में और एक देखने को मिलेगा केरला में। बाकी नेक्स्ट जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। बात क्या की गई यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर अभी ये बोला गया कि इन एरिया में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इन सब एरिया में सिंगल फेज में इलेक्शन होगा, यानी कि जो 6 अप्रैल है उस दिन इलेक्शन निपट जाएगा। वेस्ट बंगाल के अंदर 8 फेज में इलेक्शन होगा जो कि 27 मार्च से लेके 29 अप्रैल तक चलने वाला है। और रिजल्ट जो है इन सबका मिलाकर ये 2 मई के अंदर आएगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। 29 तारीख को यहां पर जो अप्रैल में जो इलेक्शन कंप्लीट होगा और रिजल्ट 2 मई को आ जाएगा। और आप लोगों के एग्जाम के रिजल्ट जो है वो 2-2 साल में आते हैं और कई बार तो उसमें भी नहीं आते हैं, पंचवर्षीय योजना बना दी जाती है।
तो ये यहां पर जब इतनी बड़ी कंट्री में इलेक्शन जो है इतने आसानी से कंडक्ट करा सकते हैं, क्या छोटे से एग्जाम का रिजल्ट नहीं दिया जाता इन पे? तो ये सोचने वाली बात है। तो चलिए जो भी है, अब यहां पर ममता बनर्जी साहब जो है, जो उनके द्वारा अभी यहां पर ये आरोप लगाया जा रहा है, ये बोल रही है कि फिलहाल जो है हमारे एरिया में 8 फेज में इलेक्शन क्यों कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ये जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं 8 फेज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये बोला जा रहा है कि यहां पर जो बीजेपी के द्वारा डिमांड की गई थी, तो इसलिए ये इलेक्शन इन फेज में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जो कि गलत है, ये इसके खिलाफ है, ऐसा यहां पर बोल रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहां पर क्या क्या होने वाले हैं? तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होंगे, आसाम के अंदर भी आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे 27 को। ओके, बाकी 3 फेज में होंगे, 27 मार्च को, 1 अप्रैल को और यहां पर अप्रैल 6 को। तो ये यहां पर जो तमिलनाडु होगा, आसाम होगा, वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को बताई दिया 8 फेज में होंगे, पौंडीचेरी के अंदर 1 दिन में निपट जाएंगे और केरला के अंदर भी 1 दिन में निपट जाएंगे। तो टोटल 5 ऐसे एरिया है जहां पर इलेक्शन होंगे। तो देखते हैं क्या सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं हमारी कंट्री में। 25 जनवरी 1950 से हमारी कंट्री में फॉर्मेशन किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ताकि इलेक्शन जो है वो प्रॉपर वे में कंडक्ट कराए जा सके हमारी कंट्री में। तो आज की डेट में जो ओम प्रकाश रावत है, ओपी रावत जिनको आप लोग बोलते हैं, तो ये हमारी कंट्री में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो इनके द्वारा यहां पर इनकी अध्यक्षता में आप लोग बोल सकते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आखिर जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो किस किस के इलेक्शन कंडक्ट कराता है? तो लोकसभा के पता है आप लोगों को, राज्यसभा के पता है, आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इनके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। और स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, उसके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, उसके भी इलेक्शन इनके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। पर याद रखना, जिन जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें भी यहां पर इलेक्शन कंडक्ट जो है ये किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। और पावर कौन से आर्टिकल में आती है? तो पावर आती है यहां पर 324 आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग कई बार सोचते हैं कि यार पता नहीं यहां पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें किस तरीके से कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारी कंट्री में, उसमें भी इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर याद रखिएगा। बाकी अगर आप लोगों से कोई पूछे हमारी कंट्री में कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो पहले यहां पर 7 राज्य हुआ करते थे। अब यहां पर जम्मू एंड कश्मीर गायब हो गया उससे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गया। अब यहां पर आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश है तो सीधी सीधी बात है तेलंगाना भी होगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। तो टोटल मिलाकर 6 ऐसे राज्य हैं जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो यहां पर भी जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाएंगे। और बाकी जो 4 काफी इंपोर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में, उनके बारे में याद रखिएगा। यूपीएससी जो है वो मेरिट सिस्टम को सुधारती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है आप लोग का जो मनी है उसका ध्यान रखता है। और जुडिशरी जो है वो जस्टिस सिस्टम को सुधारती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये 4 काफी इंपोर्टेंट बोर्ड है हमारी कंट्री में, जिनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी पॉलिटी में जाकर रिवाइज कर लीजिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा है। रिवीजन करोगे तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाओगे। नेशनल वोटर डे हमारी कंट्री में किस तारीख में सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। ठीक है, हालांकि बातों ही बातों में आप लोगों को बता चुका हूं। आगे चलते हैं, बात की जा रही है यहां पर। देखिए, अगर कभी भी आप लोग सड़क पर चल रहे हैं तो अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। जैसे बेचारा एक बुजुर्ग था यहां पर 55 साल का, उसकी जान चली गई। यहां पर एक लग्जरी गाड़ी में कोई इंसान बैठा होता, उन्होंने स्कूटर को जाकर ठोक दिया। तो इसकी तो गाड़ी में नुकसान हुआ, पर लेकिन इसकी जान चली गई इंसान की। इसीलिए बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अभी यहां पर कई सारी इंटरनेशनल लेवल पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हमारी कंट्री में जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से लगभग 1.5 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं। इनको रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। इसी के चलते हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा बहुत बात की जा रही है कि 2025 तक का इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा, 2025 तक का इनको घटाकर आधा लाना है, यानी कि 75,000 डेथ पर लाना है, यानी कि 75,000 लोगों की जान कम से कम बचानी है। इसी के चलते हमारी कंट्री में लगभग 4.5 लाख से लेकर 5 लाख के करीब लोग जो हैं एक्सीडेंट में इंजर्ड होते हैं। और यह बताया गया कि जो गरीब लोग होते हैं मैक्सिमम उनकी जान चली जाती है, कोई ना तो हॉस्पिटल में ले जाने वाला होता है और कई बार खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब परिवार जो हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं जब एक्सीडेंट होता है। और ये वो एरिया है जिनसे हम लोग आसानी से बच सकते हैं। ठीक है,
तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए अभी हमारी कंट्री में एक मंथ सेलिब्रेट किया गया। उस मंथ की थीम भी आप लोगों को बतानी है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। और दूसरा क्वेश्चन ये कि उसके बारे में आप लोगों को ये बताना है कि बेसिकली यहां पर किस डेट से किस डेट तक ये सेलिब्रेट किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी ये मैंने डिटेल में कई बार रिवीजन कराया आप लोगों को, तो आप लोगों का रिवीजन ही हो रहा है, फिर से यहां पर जाकर सर्च कीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें यहां पर, अरे खुद से एक बार कोई चीज सर्च कर लेंगे ना आप लोग तो एग्जाम में उसको नहीं भूलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बोलता हूं जो सर्च करने के लिए उसको जरूर सर्च किया कीजिए। मैक्सिमम चाहिए तो आप लोगों को बता ही देता हूं, पर थोड़ा सा खुद भी आप लोगों को आदत बनेगी इस चीज की, ठीक है। तो आदत सुधरेगी, किसी चीज के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होने से आप लोग बचेंगे कि हाँ आप लोग ऐसा होगा कि खुद से भी आप लोग कुछ करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। तो भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा, जब आप लोग आत्मनिर्भर बनोगे। आगे बात करते हैं यहां पर सेंटर के द्वारा राज्य को बोला गया भाई साहब जल्दी जल्दी जो दवाई प्रोवाइड करा रहे हो उसको जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराइए ताकि जो एक नई स्ट्रेन जो चल रही है कोविड-19 की उसको रोका जा सके। इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हॉटलाइन स्टेब्लिश करने में। देखिए गर्मी आ रही है तो हॉटलाइन स्टेब्लिश की जा रही है इनके द्वारा, तो कोल्ड लाइन स्टेब्लिश करनी चाहिए थी। कोई नहीं, यहां पर अभी बात कर रहे हैं ताकि जो इनके बीच में एक शांति बनाकर रखी जा सके। और सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, वो भी अच्छी बात है। 2013 का जो एग्रीमेंट था यहां पर उसको फॉलो करने की बात की जा रही है। इंडिया और चाइना के बीच में भी रिलेशन नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा रीजन इसका बोल सकते हैं, अब 46 प्रेसिडेंट जो बाइडेन आ गए वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसका एक यहां पे आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में अगर पोल्यूशन के बारे में बात करें तो एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये बेसिकली इसके बारे में आप लोगों से यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के बारे में नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री जो है वो काफी लार्ज स्केल पर, अगर दिल्ली के बारे में बात करें तो पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कहां पर है, वो दिल्ली के अंदर में है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेके। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट के द्वारा हमारी कंट्री बनाएगी। ये जो बनाई गई हमारी कंट्री में ये किसके अंदर स्टैब्लिश की गई, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से पूछा जाता है। 1974 में इसको स्टैब्लिश किया गया। हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको वोटर एक्ट बोलते हैं, तो वोटर एक्ट था 1974 का, उसके हिसाब से इसको स्टैब्लिश किया गया पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो नाम से आप लोग देखते हैं कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर फोकस करता है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये इसके लिए देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, ठीक है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेब्लिश कैसे की गई है, दूसरा इसको पावर कहां से मिलती है। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो बेसिकली एयर प्रिवेंशन एंड जो कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1981, तो वहां से इसके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको पावर मिलती नजर आती है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, अभी मैंने बताया कि स्टेब्लिश किया गया था 1974 में जो वोटर एक्ट है, तो वोटर एक्ट जो है उसके हिसाब से स्टेब्लिश किया गया, और जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है वहां से इसको पावर मिलती है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है तो, ठीक है। तो इसके बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और इसी के साथ में अब बात करें यहां पर जो पुअर कैटेगरी में बेसिकली बोला गया है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, तो ये अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बाकी यहां पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में पॉलिटिशियन जो है वो कैसी कैसी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में अभी जो गवर्नर साहब की गाड़ी रोक ली गई इनके द्वारा, तो उसके चलते काफी ज्यादा कैयोस देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में शिमला के अंदर ये कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जो भी है अच्छा नहीं है। कंट्री में थोड़ा सा कम से कम होनी, कहते हैं कि एक आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, द हिंदू के द्वारा ही वो एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया था। एक टीचर होते हैं वो बोलते हैं बच्चों को कि प्लीज बिहेव लाइक ए पार्लियामेंटेरियन। तो बच्चे क्या करते हैं, कुर्सी फेंकने लगते हैं, एक दूसरे के बाल खींचने लगते, एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं, कुछ किताबें फाड़कर फेंकने लगते हैं। तो वो बेसिकली दिखा रहा है कि फिर बोलते हैं कि एक तरीके से बिहेव करना चाहिए कि कोई और भी आप लोगों को देख रहा है। तो पार्लियामेंटेरियन जो है वो कई बार ये चीजें भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है। कर्नाटका के द्वारा यहां पर कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट में चला गया तमिलनाडु के खिलाफ, क्योंकि तमिलनाडु जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है जो यहां पर डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या था डिसीजन यहां पर। ये कावेरी वाटर वर्डिक्ट जब आप लोगों को देखने को मिला तो ट्रिब्यूनल था वो ये बोलता था कि 4 एरिया हैं जिनमें पानी डिवाइड होना है कावेरी रिवर का, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी। तो यहां पर जो कर्नाटका है उसके बारे में आप लोग याद रखना, कर्नाटका के अंदर जो है इसका पानी कितना दिया जाता है, तमिलनाडु के अंदर कितना और पांडिचेरी के अंदर कितना, तो ये याद रखेगा। पहले तमिलनाडु के अंदर जाता था 419 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर, अब यहां पर जाता है
4। कुछ किसको दे दिया गया, पहले 270 ज्यादा था, किसके लिए, कर्नाटक के लिए, कर्नाटक के लिए जा रहा है 284। पर लेकिन जो तमिलनाडु है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, जो यहां पर डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का 2018 में। तो इसलिए कर्नाटक जो है वो चला गया कोर्ट में और बोल रहा है भाई साहब समझाओ यार तमिलनाडु को, तमिलनाडु जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये है, इसके बारे में याद रखिएगा। कावेरी वाटर का फायदा किस किस को होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। किस किस को, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। एक बार देख लीजिए, कर्नाटक हो गया यहां पर, तमिलनाडु हो गया यहां पर, केरला हो गया यहां पर, पुडुचेरी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये पुडुचेरी वाला एरिया है। ठीक है, तो यहां पर इनको फायदा होता है, तो इसके बेस पर वोटर का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बताया गया था। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर यूएसए के द्वारा, ये एक बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, यूएसए के द्वारा स्ट्राइक कर दी ईरान के द्वारा जो जो मिलिटेंट ग्रुप है यहां पर सीरिया के अंदर, उनके ऊपर। यानी कि यूएसए जो है जो फिलहाल पैटर्न फॉलो कर रहे थे अब तक, अगर आप लोग देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप, वही पैटर्न कहीं ना कहीं जो बाइडेन यहां पर फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीरिया के अंदर जो ईरान के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाला ग्रुप है उसके ऊपर इनके द्वारा यहां पर बॉम्ब गिराए गए हैं, जो कि एक बड़ी बात बोल सकते हैं, क्योंकि एक साइड में तो ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात की जा रही है और एक साइड में एक कंडीशन देखने को मिल रही है। तो क्या पैटर्न जो है वो नॉर्मल हो पाएगा, तो ये चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी, और वो कैसे होगा उसके बारे में भी देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है। ठीक है, तो छोटी सी न्यूज है, इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी एडिटोरियल आएंगे तो डिटेल में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी कंट्री में, मैंने आप लोगों को टेक्निकल रिसेशन के बारे में बताया था। टेक्निकल रिसेशन का मतलब होता है जब 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में हमारी कंट्री नेगेटिव में बोलती है तो उसको टेक्निकल रिसेशन बोल देते हैं। तो हमारी कंट्री में एक बार -23 के करीब आप लोगों को देखने को मिला ग्रोथ थी, और एक बार -7 पॉइंट समथिंग के करीब देखने को मिली। तो 2 बार नेगेटिव में ग्रोथ रही। अब यहां पर रिसेशन से बाहर निकल रहे हैं, अब ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये बात यहां पर बोली जा रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखिए यहां पर हमारी कंट्री में जब एक नया फाइनेंशियल स्टार्ट होता है ईयर, तो वो 1 अप्रैल से होता है। तो अप्रैल हो गया, मई हो गया, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, एक ही क्वार्टर हो गया। ठीक है, फिर हो गया जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दूसरा क्वार्टर हो गया। फिर हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीसरा क्वार्टर हो गया। फिर हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, चौथा क्वार्टर हो गया। तो टोटल मिलाकर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का 4 क्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इन चारों क्वार्टर में से किसी भी 2 क्वार्टर में, यानी कि 6 महीने में अगर किसी में भी, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने हो गए, तो अगर किसी भी 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब हो गया कि टेक्निकल रिसेशन में पहुंच गई है कंट्री। तो क्वेश्चन एग्जाम में बने तो कंफ्यूजन में मत आइएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, बाकी आप लोगों को रिवीजन करना ही करना है। अब एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो काफी डिटेल है, पर उससे पहले आप लोगों के सामने निबंध है। निबंध में क्या बोला गया, ऐसे में पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है। पैट्रियार्कल मतलब होता है पितृसत्ता, यानी कि पितृ प्रधान, यानी कि पुरुष प्रधान देश। तो यहां पर पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है बोला जा रहा है कि लीस्ट नोटिस्ड है। ये ऐसे पूछा गया था 2020 में यूपीएससी के द्वारा, तो अगर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा तो आगे भी फ्यूचर में आप लोग को देखने को मिल सकते हैं ऐसे। तो पैट्रियार्कल इज द लीस्ट नोटिस येट, यानी कि अब तक हमारी सोसाइटी में जो पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है उसमें इसको नोटिस नहीं किया गया, पर लेकिन जो ये मोस्ट सिग्निफिकेंस स्ट्रक्चर है जो सोशल इनइक्वालिटी के अंदर, यानी कि हमारी सोसाइटी में जो लड़का और लड़की में जो भेदभाव आप लोग को देखने को मिलते हैं, उसके अंदर अगर जाकर आप लोग चेक करोगे तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक इंपैक्ट डाल रहा है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी ही आप लोग को डालती हुई नजर आएगी। यानी कि महिलाओं को कहीं पर भी अपने इक्वल आने नहीं देते हैं। आप लोग को पता है हमारी कंट्री में 33% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है 2008 से अब तक का, वहां पर 33%, 50% भी नहीं मांग रही है महिलाएं, ओनली 33% रिजर्वेशन की बात करिए, अब तक उसको प्रोवाइड नहीं कराया गया है। तो ये आप लोग यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें महिला ना के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब तक मिलिट्री में भी यहां पर यही चल रहा था, आर्मी वगैरह के अंदर, तो अब वहां पर भी चीजों को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया, तो आराम से चीजें चल रही है, पर लेकिन इनको हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, आसानी से कोई कुछ नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। एजुकेशन के बारे में बात करें तो बोला जाता है कि पढ़कर क्या करेगी, आगे चलकर बच्चे पालने, वो सब चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो अगर पढ़कर भी अगर बच्चों को पाला जाएगा तो आप भी देख सकते हैं कम से कम बच्चा पालन भी अच्छा हो पाएगा, क्योंकि बच्चे को भी अगर पढ़ी लिखी मां मिलेगी तो ढंग से और चीजें अच्छे तरीके से चल पाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़ी लिखी मम्मियां नहीं है बच्चों को अच्छे से नहीं पालती है, ठीक है, तो वह इस तरीके से मत समझिएगा। पर हाँ ये कि एक ज्यादा नॉलेज जब इंसान को रहती है तो ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाता है, ठीक है। गवर्नमेंट कोई स्कीम अगर चला रही है तो उनको उसका आइडिया रहता है कि हाँ ये गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, तो उसको वो ढंग से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो पितृसत्ता, पितृ प्रधान यानी कि पुरुष प्रधान देश में जो ये कंडीशन देखने को मिलती है, इसके बारे में आप लोग को ये निबंध लिखना था, ठीक है।
तो इसको ये निबंध को अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से। बाकी अब आर्टिकल्स देख लेते हैं एक एक करके। उससे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट कीजिए। साउथ चाइना सी एक मार्जिनल सी है वेस्टर्न अटलांटिक ओशन का, पहला स्टेटमेंट बोला गया है। दूसरा बोला गया कि यहां पर ये जो ताइवान है, ताइवान के जो स्टेट है यहां पर, ये मलेशिया के साथ में इसको कनेक्ट कराता है। इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि मैप की कितनी नॉलेज है आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ शब्द यूज किए, तो जो कोई थोड़ा सा भी मैप के बारे में जानता होगा, साउथ चाइना सी वाले एरिया के बारे में, तो समझ जाएगा कि मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या गड़बड़ की है, आप लोगों को गुमराह करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग गुमराह मत होइएगा, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिए और बताइए कि चल क्या रहा है, ठीक है। आइए अब एक एक कर जो एडिटोरियल है उनके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें चल रही हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो आज जो 3 ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को पता है सैटरडे को ग्राउंड जीरो भी आता है, तो 3 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। सबसे पहला जो है यहाँ पर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर साइंस के बारे में आप लोगों से मैं कुछ बातें करूं तो सबसे पहले नेशनल साइंस डे से इसको स्टार्ट किया गया लेक्चर को। तो नेशनल साइंस डे से यहाँ पर इस आर्टिकल को स्टार्ट किया गया। तो ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि कल है 28 फरवरी और कल जो है ये महीने का आखिरी दिन भी है। तो ये साल अब तक आप लोगों का कैसा चल रहा है जरूर बताइएगा, और क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले साल में, तो वो भी आप लोग जरूर नेक्स्ट आने वाले महीने में, तो वो भी जरूर बताना, क्योंकि आगे प्रोडक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी घटनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट डे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो तो आप लोगों को पता ही है, डेली पीआईबी में मॉर्निंग में हम लोग डिस्कस करते ही हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि कंफ्यूज मत होना नेशनल साइंस डे में और नेशनल टेक्नोलॉजी डे में। ये 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है टेक्नोलॉजी वाला, और ये साइंस डे जो है ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई कि एक तरीके से जो अवेयरनेस फैलाई जाती है साइंस के बारे में, कि डेली जो लाइफ होती है उसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं और कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पॉपुलराइज किया जाए। तो हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है रमन इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने जाना। तो रमन इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली लाइट का जो इफेक्ट होता है, अगर कहीं पर बैंड होती है तो उसके बारे में यहां पर बताया जाता है। तो ये रमन इफेक्ट के चलते हमारी कंट्री में जो नोबेल प्राइज भी दिया गया था यहां पर 1930 में, जो सीवी रमन साहब है उनको। तो अभी यहां पर क्या बात की जा रही है, अभी यहां पर बात की जा रही है साइंस के बारे में। तो साइंस के चलते हमारी कंट्री में साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर फोकस देना स्टार्ट किया गया। जो नई जो पॉलिसी हमारी कंट्री में लाई गई है, कौन कौन सी अब तक हमारी कंट्री में साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉलिसी लाई गई है, उसके बारे में काफी कुछ आप लोग जानेंगे। पर फिलहाल यहां पर ये जो थीम है, इसमें बोला जा रहा है कि इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है एजुकेशन के ऊपर, क्या स्किल के ऊपर और क्या वर्क के ऊपर, ये बातें बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। तो समझ लेते हैं कुछ बातें। सबसे पहले तो गुड न्यूज ये बोली जा रही है इनके द्वारा, गुड न्यूज मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि नेशनल साइंस फाउंडेशन जो यूएसए के द्वारा दिसंबर 2019 में एक डेटा प्रस्तुत किया गया, और उसमें ये बोला गया कि हमारी कंट्री वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, जहां पर जो जर्नल आर्टिकल होते हैं प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर कोई आर्टिकल आप लोग लिखते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में 1,35,778 जो 788 ये बेसिकली आर्टिकल लिखे 2018 में, यानी कि हमारी कंट्री में भी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट लिया जा रहा है लोगों के द्वारा, ये बातें बताई गई। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर याद रखिएगा नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये यहां पर ऑफ यूएसए के द्वारा ये बेसिकली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें ये बातें देखने को मिली, ठीक है। तो रिपोर्ट पब्लिश बाय नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूएसए, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर बात करें हमारी कंट्री में जो एवरेज जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये है 10.73, यानी कि ये इतना ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है 2008 से, तब जाकर हमारी कंट्री में हम लोग इतनी चीजें पब्लिश कर पा रहे हैं। चाइना और जो यूएसए हैं वो हमसे ऊपर हैं। अगर बात करें थ्राइस और ट्वाइस आप लोग को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के पब्लिकेशन के कंपेयर में, चाइना में थ्राइस और यूएसए में ट्वाइस, यानी कि चाइना टॉप पर है, दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर इंडिया है, ठीक है। तो आई तो यहां पर वैसे तो होता है, अगर बोले आप लोगों से तो यहां पर CUI याद रखिएगा, ठीक है। आई जो ICU बोलते हैं ना वैसे तो नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा CUI, ओके। अगर आप लोगों से ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए तो। नेक्स्ट बात की जा रही है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको WIPO आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा जब स्टडी की गई तो उसमें पता चला यहां पर पेटेंट कोऑपरेशन जो ट्रीटी है उसमें, तो उसमें भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर जानने को मिली। तो जो WIP जो है यहां पर, WI जो PO है यहां पर, अगर इसके बारे में आप लोग जानेंगे तो यहां पर पहले थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे
बारे में मैं आप लोगों से बात कर लूं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से एक ये भी है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, और 1967 में इसको बनाया गया था। ये क्या काम करती है? तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो भी पेटेंट होते हैं, आप लोगों ने कुछ लिखा, कुछ आप लोगों ने पब्लिश किया, तो वो आप लोगों का पेटेंट है। आप लोगों का बेसिकली जैसे यहां पर लिखा हो ना, कॉपीराइट स्टडी लवर वीर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टडी लवर वीर यानी कि ये हमारी जो एसएलवी फैमिली है उसका कंटेंट है यहां पर। ये ऐसा नहीं कि कोई ले जाकर इसको उठाकर बेचने लगेगा मार्केट में। अगर इसको पेड करने का हक है तो वो मेरा है, ठीक है, यानी कि अपने परिवार का, एसएलवी फैमिली का है। कोई और इसको उठाकर यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई पेड कर देगा, इसको बेच देगा, उसके खिलाफ केस चलाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें जैसे हिंदू न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पर ये नहीं कि मैं हिंदू न्यूज़पेपर खरीदकर उसको बेचना स्टार्ट कर दूं कि आप लोग हिंदू न्यूज़पेपर खरीद लो, हिंदू वाले इतने बेचते हैं, मैं आप लोग को एक रुपए में दे दूंगा। नहीं, वो उनका मटेरियल है, मेहनत उनके द्वारा की गई है उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों ने कोई किताब लिखी और चोरी करके कोई और उसको बेचना स्टार्ट कर दे तो वो नहीं होता, ठीक है। हाँ, वैसे आप लोग एक दो को फ्री प्रोवाइड करा सकते हैं, वो एक अलग बात है, पर लेकिन वो उसका कंटेंट है तो उससे आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी उसके बारे में, ओके। अगर 2019 के बारे में बात करें WIPO के हिसाब से, तो इंडिया के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में जो पेटेंट फाइल किए गए ये 2053 के करीब पेटेंट ये फाइल किए गए। अगर बात करें यहां पर चाइना के अंदर, तो चाइना के अंदर 58,990 यानी कि 58,990 के करीब, और यहां पर जो यूएसए है उसके द्वारा 57,840 यानी कि 57,840 यूएसए में। इंडिया जो है अभी बहुत पीछे है, हमारी कंट्री में जो पेटेंट है और जो यूएसए में और चाइना में जो पेटेंट है उनसे हम लोग बहुत पीछे अभी चल रहे हैं। तो ये हम लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर बात करें चाइना के बारे में, पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने यूएसए को भी रिप्लेस कर दिया है, वरना टॉप पर यूएसए था, दूसरे नंबर पर चाइना था, और इंडिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है पता नहीं अभी कहां पर है, क्योंकि पेटेंट की बात की जा रही है। पेटेंट में हमारी कंट्री से ऊपर बहुत सारी और भी कंट्री आप लोगों को मिल जाएगी। वो मैंने आप लोगों से वो जो जर्नल लिखे जाते हैं ना, आर्टिकल लिखे जाते हैं, उनके बारे में बात की थी, तो उसमें तीसरे नंबर पर है। तो पेटेंट में तो बहुत पीछे मिलेंगे, हमसे ऊपर बहुत सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, पर टॉप पर जो चाइना और यूएसए है उनके साथ में कंपेयर किया जा रहा है। अगर बात करें यहां पर, आप लोगों ने सुना होगा कि जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना है ना, तो अपने फील्ड में अगर कोई महारथी है तो उसको आप लोग पकड़ लीजिए, ठीक है। जैसे क्रिकेट की बात करें आज के में, तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को आप लोग पकड़ लीजिए, उनको अपना आदर्श बना लीजिए और उसी तरीके से अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से फुटबॉल में जाना चाहते हैं तो आप लोग रोनाल्डो को पकड़ सकते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो इलोन मस्क को पकड़ लीजिए। तो इस तरीके से अपना किसी को एक ऐसे पर्सन को आप लोग पकड़ लीजिए जिसकी जो आप लोग चीजों को समझ सकें, तो अपनी लाइफ में उससे इंस्पिरेशन आप लोग ले सकें और अपने काम आप लोग अचीव कर सकें। उन्हें कहते हैं कि आइडियल बना लेना किसी पर्टिकुलर पर्सन को कि हाँ यार इसी तरीके चीजें फॉलो करनी है, तो उस तरीके से बात की जाती है। तो इसीलिए कंपेयर किसके साथ में किया जाएगा? जिसका सबसे ज्यादा जो पेटेंट है तो उसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा चाइना और यूएसए के अंदर है, तो इंडिया को उसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है। अगर बात करें नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, तो यहां पर ये पॉलिसी लाई गई हमारी कंट्री में 2016 में। तो इसके चलते यहां पर ये देखने को मिलता है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कंट्री में भी इसका इंटरेस्ट जनरेट हुए और राइट सिस्टम देखने को मिले, वरना काम कोई और कर रहा है और फायदा कोई और उठाकर ले जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन नजर आती है। जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा इसके थ्रू, अगर हम लोग प्रॉपर वे में काम करते हैं। चाइना जो है उसके द्वारा बात की जा रही है, देखिए चाइना अगर बात करें यहां पर 1999 में, यानी कि 1999 में अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर, तो चाइना में ओनली 276 पेटेंट पब्लिश किए जाते थे। और आज के डेट में कहां है चाइना? आज के डेट में आप लोग देखिए यहां पर उस टाइम पर 276 थे यहां पर 1999 में, और आज की डेट में बात कर ले हम लोग यहां पर, तो यहां पर है 58,990, ठीक है। तो यानी कि 58,990 पर पहुंच गए 276 से। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी छलांग इनके द्वारा लगाई गई है। इसी के साथ में अगर बात करें, हमारी कंट्री में अब तक 4 साइंस की पॉलिसी आ चुकी है। देखिए 2 चीजें आप लोग याद रखिएगा, अगर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछे तो हमारी कंट्री में तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 86 में, और तीसरी आई है अभी 2020 में। तो ये 3 एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में लाई गई है। एजुकेशन जो है वो हमारी कंट्री में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, पहले स्टेट लिस्ट में था, पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, उसके बाद में इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया। कॉन्करेंट लिस्ट कौन से शेड्यूल में देखने को मिलेगी? 7वें शेड्यूल में। 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लो बना सकता है उसके ऊपर जो भी आइटम रखे हुए जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट के अंदर जैसे एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लीजिए,
स्टेट काम करेगा। हेल्थ के बारे में बात कर लिए, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लो बना सकते हैं, जैसे कि आप लोगों मैंने अभी बताया कॉन्करेंट लिस्ट में, तो आप लोग देखते हैं यहां पर हम लोगों ने जाना है यहां पर एजुकेशन के बारे में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसी तरीके से 4 साइंस पॉलिसी अब तक पब्लिश की जा चुकी है और अभी 5वीं का ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है। ड्राफ्ट मतलब एक खाका, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे आप लोगों से पूछे तो सीधे सीधा बोलेंगे आप लोग भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है। तो ऐसे यहां पर 5th जो पॉलिसी है उसके बारे में बात की जा रही है, अभी उसका ड्राफ्ट सामने निकल कर आया है। तो 4 जो पॉलिसी लाई गई 1947 से, उसमें अगर बात करें पहली पॉलिसी जो है यानी कि आजादी के बाद से जो पॉलिसी लाई गई, पहली पॉलिसी थी 1958 में। उसका एम ये था कि हमारी कंट्री में एक साइंटिफिक टेम्पर जनरेट किया जा सके, कि साइंस के फील्ड में हम लोग आगे बढ़ सके, नया नया देश आजाद हुआ, आगे बढ़ रहे हैं चीजें, तो हमारी कंट्री में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल लैबोरेटरी को स्टेब्लिश किया जा सके। और काम किया भी गया 1980s तक, डेवलप किया गया एडवांस साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में, कई सारे IITs भी सामने निकल कर आने लगे, तो बहुत सारे ऐसे काम किए गए, ठीक है। सेकंड जो साइंस पॉलिसी टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो स्टेटमेंट यहां पर निकल गया वो आया 1983 में, यानी कि पहला 58 में आया 1958 में और दूसरा 1983 यानी कि 1983 में आया। इसमें बोला गया कि सेल्फ रिलायंस हम लोग को होना है, अपने ऊपर निर्भर होना है, और टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है ये सोसाइटी तक पहुंचाना है और रिसर्च को स्ट्रेंथन करना है और पूरा फोकस देना चाहिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी है। यानी कि अलग अलग टारगेट रखे गए, तो पहला आया 1958 में, दूसरा आया 1983 में, 1958 से लेकर 1983 तक काफी कुछ चेंज हो चुका था। तीसरा जो बात की जाए यहां पर फिर आगे चलकर, ठीक है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो हमारी कंट्री में अगर बात करें तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म लाए गए थे 1990 में। LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, LPG बाय वीर सर्च कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो डाउट आप लोगों के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसको डाउट होता है वो सर्च कर ले कीजिए यूट्यूब पर जाकर, टर्म उसके आगे बाय वीर लिख दिया कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो फर्स्ट जो साइंस पॉलिसी आफ्टर इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन किया गया ये थी तीसरे नंबर की, ठीक है। तो एम क्या था, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो इसके लिए जो साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड भी बनाया गया ताकि रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में 2013 में साइंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, इनोवेशन के साथ में बात की गई यहां पर STI। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि STI जो है यहां पर ये लिखा होता, मैंने सोचा पता नहीं यार क्या लिख दिया, आप लोगों को थीम देखी ना यहां पर ये, तो जब मैं थीम के बारे में सर्च कर रहा था तो इन्होंने लिख दिया यहां पर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं लिखा होता, फ्यूचर ऑफ STI इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। तो मैंने बोला यार ये STI क्या है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा, थोड़ी देर के लिए माइंड से निकल गया। तो यहां पर फिर मैंने इसको सर्च किया, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो STI है यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है वो कौन सी पॉलिसी में ऐड किया गया हमारी कंट्री में। तो 2013 की जो पॉलिसी थी उसमें यहां पर इसको ऐड किया गया। तो ये आप लोगों से कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। अगर बात करें 5 ग्लोबल जो साइंटिफिक जो लीडर हैं आज के डेट में, यानी कि साइंस के फील्ड में जो 5 बड़ी कंट्री है, तो हमारा टारगेट ये है कि उनमें हम लोगों को अपनी जगह बनानी है ताकि हमारी कंट्री में चीजों को आगे लेकर चला जा सके। और इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा और इसी के साथ में इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट है उनमें कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा। तो ये सारा फोकस किसका था, ये सारा था यहां पर जो लेटेस्ट यानी कि 4th साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी प्रस्तुत की गई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो पॉलिसी है जो 2020 जिसको STIP 2020 भी आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में अभी प्रस्तुत किया गया इसका ड्राफ्ट। तो ये 5th साइंस पॉलिसी आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि जनवरी 2021 में इसको रिलीज किया गया। तो इसमें कई सारी बातें बोली गई हैं। सबसे पहले तो जो बोला गया एम्बिशियस जो विजन है हमारा, उसको बेसिकली डबल द नंबर ऑफ फुल टाइम जो इक्विवेलेंट यानी कि जो अब तक जो है उनको डबल करना है हमारी कंट्री में, जो नंबर्स को रिसर्चर के जो भी नंबर है, जितनी रिसर्चर है हमारी कंट्री में उनकी संख्या डबल करनी है। ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि घर पर ही जो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है हम लोग को उसको काफी अच्छे लेवल पर लेकर चलना है। और प्राइवेट का भी कंट्रीब्यूशन यहां पर एवरी 5 ईयर में आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें यहां पर ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट कितना इन्वेस्टमेंट करता है वो देखना पड़ेगा। तो पोजीशन जो इंडिया की है वो टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर में लानी है अगले डेकेड यानी कि अगले दशक के अंदर अंदर। तो पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि 5 टॉप कंट्री में लेकर आना है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहां पर कि आने वाले टाइम में यहां पर इसका टारगेट रखा गया टॉप 3 में, पहले 5 में था तो अब यहां पर टॉप 3 हो गए हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बात की जा रही है आने वाले एक दशक के अंदर। तो देखिए एक बात अगर मैं बताऊं, आप लोगों को याद होगा अगर आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, एक आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें ये बोला गया था अगर आप लोग देखेंगे कि यूएसए के अंदर या फिर चाइना के अंदर या फिर जापान के अंदर यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे हुई है, तो सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है ना उसमें गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। जब गवर्नमेंट वहां पर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है
तब जाकर प्राइवेट वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्राइवेट वाले क्यों आएंगे? क्योंकि उनको प्रॉफिट होगा, तो वो कहीं पर भी आप लोगों के लिए ढांचा तैयार नहीं करेंगे अपने हिसाब से, उनको ढांचा बना बना मिलेगा, वहां पर जाकर काम करेंगे। तो इसलिए यह भी बोला गया था, हिदायत दी गई थी गवर्नमेंट को कि प्राइवेट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी डायरेक्ट न रखकर पहले बेसिक चीजों में आप लोग खुद से काम करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आप लोग डिपेंडेंट रहना। ठीक है, तो ये भी एक सजेशन दे सकते हैं अगर आंसर राइटिंग आप लोग यूज कर रहे हैं। STIP 2020 जो डिफाइन करते हैं, ये बात करता है कि ओपन साइंस फ्रेमवर्क, यानी कि हमारी कंट्री में वन नेशन, जो वन टैक्स, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन कार्ड, वन नेशन, वन आप लोगों को ग्रेड देखने को मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात की जा रही है। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन यहां पर ये आज की डेट में जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पोर्टल है, उसमें अगर कोई आर्टिकल लिखकर पब्लिश करता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का लिखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो भी साइंस के फील्ड में, तो आप लोग जाइएगा, कुछ ऐसे पोर्टल हैं वहां पर आप लोग जाकर अपने आर्टिकल पब्लिश करा सकते हैं। पर लेकिन आप लोगों को कई बार कुछ भी नहीं मिलेगा, आप लोगों को बेसिकली पब्लिसिटी मिलेगी और इसके अलावा और कुछ नहीं। यहां पर क्या होता है, जो पर्टिकुलर जो वेब पोर्टल जो यहां पर ऑपरेट करता है, वो इसको फिर बेचते हैं आगे चलकर, ह्यूज लेवल पर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, वो इसको बेचते हुए नजर आते हैं, जिससे बहुत महंगा पड़ता है। तो बोला जा रहा है कि देश में एक सब्सक्रिप्शन ले लेंगे जिसका पेमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल सब्सक्रिप्शन होगा और फिर हमारी कंट्री में ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है ये इतनी दवाइयां जो बनाई गई है रिसेंटली अभी कोविड-19 की, कहां से निकल कर आई? तो यहीं से निकल कर आई, जो सब्सक्रिप्शन यहां पर देखने को मिला। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल थे जो लोगों तक प्रोवाइड करा दिए। आज के दिन में मान लीजिए आप लोग करंट अफेयर के ज्ञाता हैं, ठीक है, तो करंट अफेयर के बारे में आप लोग अगर कोई आर्टिकल लिखते हैं उसके बारे में डिटेल में, तो किसी और ऐसा बंदा जिसको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है वो पढ़ेगा तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी। ऐसे अगर कोविड-19 की दवाई के बारे में आप लोग डॉक्टर हैं कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो जो रिसर्चर है उनको काफी एक तरीके से फायदा होगा। जो रिसर्चर है वो लिख रहे हैं तो इससे और दूसरे को एक दूसरे को फायदा होगा। तो रिसर्च होता कैसे? ऐसे ही तो होता है मिलजुल कर। तो वो सारे आर्टिकल पब्लिश किए गए, तो जिसके चलते ये काम होता हुआ नजर आया। तो इंप्रूव्ड एक्सेस टू द नॉलेज देखने को मिलेगी, यानी कि एक नया वर्जन नॉलेज पार्टिसिपेशन का निकलकर सामने आएगा। स्ट्रेटेजिक जो इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है तो है फंडिंग। देखिए कोई भी काम स्टार्ट करना है आप लोगों को पैसा तो चाहिएगा, बिना पैसे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पर हाँ ये भी नहीं है कि पैसा सर पर चढ़ाना है, ठीक है, तो इतना पैसा होना चाहिए कि बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, एक ढांचा कम से कम चलता रहे। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में अगर नेशनल पॉलिसी आप लोगों को लेकर आनी है तो फंडिंग इतनी तो चाहिए ताकि आप लोग उसको काम को चलाते रहें। तो इंडिया का जो ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है R&D वो करंटली 0.6% है जीडीपी का, जो कि बहुत ज्यादा कम है। तो यूएसए और चाइना के बारे में बात करें तो उनका लगभग 2% के करीब है, और इजराइल का अगर बात करिएगा तो लगभग 4% का है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा किया जाता है। और हमारी कंट्री कितना है? ये 0.6% है जीडीपी का। इतनी बड़ी कंट्री में ओनली ये, तो ये सोचने वाली बात है। तो इसको हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो। और कई बार यहां पर ये बोला जाता है कि जो की रीजन है स्लो फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट भी ये बोलती है कि प्राइवेट वाले खर्चा नहीं करते हैं। तो प्राइवेट वाले क्यों खर्चा करेंगे? उनको फायदा क्या हो रहा है? अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो क्यों खर्चा करेंगे? तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सोचेगा। अगर की एक फोकस एरिया के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे कि इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम हमारी कंट्री में होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लोग रिसर्च करें, ठीक है, रिप्रेजेंट करें ग्रुप यहां पर आकर। इंडियन साइंटिफिक जो डायस्पोरा है उसके साथ में कोलैबोरेट किया जाएगा, कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं बाहर की कंट्री में जाकर काम कर रहे हैं उनके साथ में आप लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। जो कंट्री अच्छा काम कर रही है इसके फील्ड में, जैसे चाइना हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, उनके साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड हम लोग बना सकते हैं ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा खर्चा किया जा सके। तो वे फॉरवर्ड में कैसे बढ़ाना है, तो वहां पर ये पॉइंट आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा, तो आप लोग उसका एक अच्छा सा आंसर दे पाएंगे अगर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब चलते हैं यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है जो बाइडेन के बारे में बात कर रहे हैं। जो बाइडेन का रवैया कैसा देखने को आप लोगों को मिल रहा है, इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है वो कैसे देखने को मिल रहे हैं, अगर चाइना के बारे में बात करें तो कैसा देखने को मिल रहा है, तो उसी का एक एनालिसिस किया गया है। पहले आप लोग मैप में देखिएगा, ये हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हो गया अपना प्यारी कंट्री, ये हो गया चाइना, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा, ये हो गया पूरा जो यूरोपियन वाला एरिया हो गया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये है ब्राजील, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कनाडा ऊपर देखने को मिलेगा, और यहां पर हो गया रसिया, ठीक है। तो इनके बारे में बीच बीच में जिक्र होता रहेगा, इसलिए आप लोगों को बता दिया। अगर बात करें अभी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हुआ करते थे, जिनको फॉर्मर प्रेसिडेंट बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनके द्वारा इंडिया के साथ में काफी अच्छे रिलेशन अपने रखे गए। और यहां तो तक उन्होंने जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको बोल दिया गया ट्रू फ्रेंड, यानी कि सच्चा मित्र, लंगोटिया यार मेरा कोई है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा बोला गया, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये एक स्टेडियम था हमारी कंट्री में जो था बेसिकली पहले सरदार पटेल स्टेडियम इन अहमदाबाद, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो यहां पर राइटर ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से ये बात भी कह दी, ये अलग तरीके से बोला कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बीच में काफी कुछ चेंज हो चुका है। पहली क्या चीज चेंज हो गई,
कि यूएसए की लीडरशिप चेंज होगी। दूसरा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है इंडिया और यूएसए का वो चेंज हो गया कोविड 19 के चलते। कोरोना वायरस के केस काफी ह्यूज देखने को मिले, तो वर्ल्ड में टॉप 1 और 2 नंबर पर इंडिया और यूएसए। इसी के साथ में इवन वो स्टेडियम भी चेंज हो गया जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जहां पर रैली की थी तो वहां पर उसका भी नाम का स्टेडियम का चेंज करके अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहां पर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें आप लोग देखते हैं। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो पहला मंथ अगर ऑफिस में आए तो उनके द्वारा सबसे पहले तो जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रायता फैलाया गया था उन्हीं को समेटने में वो रह गए। ये क्या क्या रायता फैला कर गए थे, जैसे कि यूएसए को इन्होंने बाहर निकाल दिया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, तो इन्होंने उसमें एंट्री करी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया, उसमें एंट्री करी। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर निकाल दिया, उसमें एंट्री की। और कई सारी जो मुस्लिम जो कंट्री है उनके ऊपर बैन लगा रखे थे, और इमिग्रेशन पॉलिसी को भी इनके द्वारा चेंज किया गया। तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बाइडेन के द्वारा चेंज किए गए। डोनाल्ड ट्रंप की बुरी हरकतें थी। अब यहां पर कुछ ऐसी चीजें भी है जो इनको डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें पसंद आई। वो क्या क्या, वो है कि क्वाड्रिलेटरल जो ग्रुप है, तो यहां पर क्वाड ग्रुप में यहां पर मिलकर काम किया जा रहा है जो बाइडेन के द्वारा भी। क्वाड ग्रुप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, चाइना को टैकल करने की कोशिश बेसिकली यहां पर की जा रही है। तो ये क्वाड ग्रुप डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा काफी अच्छे से फोकस किया गया इसके ऊपर। हालांकि किसके द्वारा बोला गया था क्वाड ग्रुप जैसी कोई चीज होनी चाहिए, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, तो उनके द्वारा यहां पर ये क्वाड ग्रुप की बात बोली गई थी। किस ईयर में बोली गई थी, चलिए बताइए। ठीक है, अब यहां पर एक संख्या बच गई है बस। ओके, तो इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है, जिसमें इंडो बोला जाता है, वैसे एशिया पैसिफिक बोलते हैं वैसे अगर देखें, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इंडो पैसिफिक बोलना स्टार्ट कर दिया काफी लार्ज स्केल पर। तो जो बाइडेन के द्वारा बोला गया है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो इसलिए यहां पर काम करना पड़ेगा इसके साथ मिलकर। तो इनके द्वारा इससे बिल्कुल भी बाहर निकलने की बात नहीं की गई है। मोदी जी के बारे में अगर बात करें तो जो बाइडेन के द्वारा कॉल की गई हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को। इवन जो यहां पर इनके इंपॉर्टेंट पार्टनर थे जैसे कि इजराइल हो गया, बेंजामिन नेतन्याहू, किंग सलमान सऊदी अरेबिया, उनसे भी पहले हमारी कंट्री के जो लीडर हैं उनसे बात की, तो अच्छी बात बोल सकते हैं। बाकी कुछ अलाय थे जिनके साथ में इनके द्वारा बात की गई, हमारी कंट्री के साथ में बात की गई। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन आप लोग बोल सकते हैं। यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जिनका नाम है एंटिनो जे बिल्कन, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, कई बार आप लोगों को इनका नाम अब नजर आएगा। और हमारी कंट्री के कौन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर साहब, तो इनके द्वारा अभी रिसेंटली वर्चुअल क्वाड की मिनिस्ट्रियल मीटिंग देखने को मिली। ठीक है, जिसमें यहां पर फॉरेन मिनिस्टर जो थे जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी अवेलेबल थे। तो क्वाड 4 ग्रुप का मेंबर है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। जो बाइडेन है उनके जो यहां पर इन्वॉय हैं जॉन कैरी, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। यहां पर जॉन कैरी जो है उनके द्वारा जो जयशंकर साहब के साथ में कुछ चीजें डिस्कस की गई, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी एमिशन जो चार्टर एम्बिशियस है हमारी कंट्री का। अर्थ डे समिट, अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 22 अप्रैल, याद रखना। ये यहां पर इसकी समिट है आगे 22 अप्रैल को, तो उससे पहले यहां पर एक एम्बिशियस जो चार्टर के बारे में बात की जा रही है। एक चार्टर अगर बोले नॉर्मल भाषा में आप लोग संविधान बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है, उस काम का संविधान, तो चार्टर ऐसा है। अगर बाइडेन के बारे में बात करें तो बाइडेन के द्वारा जो वीजा रूल थे उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन हटा ली डोनाल्ड ट्रंप ने, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी खासकर H1B वीजा, जिनसे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अच्छी अच्छी हो रही हैं, कुछ चीजें ऐसी भी है जिनके बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे कि उसके बारे में भी बात करूंगा। पहले समझिए, चाइना का जो एग्रेशन देखने को मिल रहा है आज के डेट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले एरिया में 22 में, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर चाइना के बारे में बात करें तो इंडिया और जो यूएसए है वो क्लोजर आ गए चाइना की वजह से। चाइना जो हरकतें कर रहा है उसकी वजह से दोनों पास में आ गए, काफी गैल्वेनाइज कर रहे हैं ग्रेटर मिलिट्री कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ में, और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी चल रही है। तो चाइना का इंडिया के साथ में जो इस तरीके का रवैया उसको ध्यान में रखते हुए तो यहां पर ये कई सारे स्टेप उठाए गए। इवन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच में हमारे द्वारा अभी यहां पर, पहले कई बार हम लोग सोचते थे कि वहां पर शांति नहीं रहेगी, यार चाइना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा, तो इसलिए मालाबार एक्सरसाइज में भी हम लोग ढंग से परफॉर्म एक तरीके से इस तरीके से खुलेआम बातें नहीं करते थे, और क्वाड ग्रुप के बारे में भी हम लोग खुलेआम बातें नहीं करते थे। पर लेकिन आज की डेट में जो खुलेआम बातें होने लगी है, अब किसी का डर शर्म कुछ नहीं है, जो जरूरी है वो काम करेंगे। तो जो बाइडेन है जो चाइना को बोलता है कि चाइना मेरा कॉम्पिटिटर है डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो डीटीटी में चाइना मेरा कॉम्पिटिटर है, पर लेकिन उसके कोऑपरेशन की भी जरूरत है अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना है। और दूसरे इंटरेस्ट हो गए कई सारे, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाकर रखनी है, तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरीके से, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल झिल्लाकर पड़ रहे थे इनको पर, जो बाइडेन ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, वो सोच समझकर काम कर रहे हैं। हमारी कंट्री में जो बाइडेन ऐसे नहीं कि सब चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे फार्मर का प्रोटेस्ट हो गया, उसके बारे में यहां पर इनकी राय कुछ अच्छी नहीं है कि फार्मर का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और फिलहाल अभी इनके द्वारा कई सारी इंटरनेशनल एजेंसी है जैसे एमनेस्टी, ग्रीन पीस,
ग्रीस, इसी के साथ में यहाँ पर कंपनसेशन इंटरनेशनल, इनके ऊपर प्रतिबंध हमारी कंट्री में लगाया गया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे जो बाइडेन जो है वो खुश नहीं है, तो इसको कैसे सुधारते हैं वो देखने वाली बात होगी। आर्मी के द्वारा जो अभी म्यांमार में कू किया गया, तो वो भी बात करने वाला मुद्दा है, कैसे डेमोक्रेसी बनाकर रखनी है। और इसी के साथ में ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसके द्वारा 2009 में जो ऑपरेशन चलाया गया एलटीटीई के खिलाफ, तो यहां पर जो बेसिकली तमिलनाडु के अंदर है, तो उसको भी यहां पर रिव्यू करने की बात कई बार इनके द्वारा की जाती है। इंडिया और रशिया की जो टाई है वो भी देखने को मिलेगी, ये कुछ एरिया है जहां इंपैक्ट पड़ेगा। S-400 सिस्टम हम लोगों ने खरीदा, तो अब यूएसए जो है हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, यूएस काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि यूएसए अगर किसी के साथ में दुश्मनी है और उसका इंडिया के साथ में दोस्ती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी जो यूएसए के साथ में अच्छे खासे रिलेशन रख सकते हैं, तो हम लोग को थोड़ा बचना पड़ेगा, वरना जो रशिया के साथ में रिलेशन रख सकते हैं तो हम लोग को बचना पड़ेगा, वरना यूएसए जो है वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। यानी कि हम लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं हमारे रिलेशन किसी और कंट्री के साथ में अगर होते हैं, अगर यूएसए के साथ में हमारे रिलेशन है उसी फील्ड में और यूएसए का वो कंट्री एक तरीके से दुश्मन है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो रशिया को दुश्मन मानता है यूएसए, तो इसके चलते अगर रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम हम लोगों ने खरीदा, तो उसके चलते यूएसए गुस्सा हो गया था। ठीक है, तो जो यहां पर अब देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में अब क्या कंडीशन इसकी बनेगी। जो बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहां पर ये बोल रहा है कि तुर्की को डील किया जाएगा इसके हेल्प से, क्योंकि तुर्की एक नेटो का मेंबर है, और नेटो का मेंबर होते हुए तुर्की जो परचेज कर रहा है S-400 सिस्टम कहां से, ये रशिया से, तो ये तो बिल्कुल घर में धोखे देने वाली बात होगी। ठीक है, इंडिया अगर बात करें वो आज की डेट में काफी आशा रख रहा है यूएसए से जीएसपी के बारे में, इसको बोलते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अगर यूएसए के अंदर हम लोग कोई प्रोडक्ट ले जाकर बेचते हैं और यूएसए उस पर टैरिफ न लगाए, तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता रहेगा, तो इसके चलते लोग वहां पर खरीद पाएंगे उसको। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों से यहां पर कई बार डिस्कस भी किया है, किसके बारे में, ड्यूटी के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे भी डिस्कस करूंगा जब भी इन टर्म्स के बारे में बात की जाएगी, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कैसे लेकर चलना है, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया और पाकिस्तान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बोला गया सीज फायर को हम लोग फॉलो करेंगे, इनके बम्बार्डमेंट नहीं करेंगे। यूएसए ने बोला अच्छी बात है, यूरोपियन यूनियन ने बोला अच्छी बात है, पर लेकिन चाइना को वो पाकिस्तान को लगना तो चाहिए अच्छी बात है, पता चला फिर किस दिन नशे में होकर फिर से बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दिया। और अफगानिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकलने की बात कर ही रहे थे, तो उसको कैसे लेकर चलना है, तो वो आने वाले टाइम में मुद्दा देखने को मिलेगा। तो पूरा आर्टिकल था आप लोगों के सामने। नेक्स्ट आर्टिकल जो बातें कर रहे हैं, ये कॉलोनियल रिलिक बोला जा रहा है, यानी कि कॉलोनियल यानी कि अंग्रेज चले गए पर लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग कि अंग्रेज चले गए पर लेकिन अपने कानून छोड़ गए, जिसके चलते उनका मिसयूज किया जा रहा है प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो खासकर सेडिक्शन यानी कि देशद्रोह वाले चार्ज में। सब बात करते हैं क्या क्या बात की जा रही है। ये यहां पर दिशा रवि, इनका नाम याद रखिएगा, ये दिशा रवि है, दिशा रवि है, तो इनको पकड़ लिया गया। क्यों पकड़ा गया, क्योंकि इनके द्वारा एक टूल किट शेयर की गई ग्रेटा थनबर्ग के साथ में। टूल किट क्या थी, उसमें कुछ गाइडलाइन थी कि फार्मर प्रोटेस्ट को कैसे आप लोगों को सपोर्ट करना है। तो टूल किट में कुछ गाइडलाइन रहती है, सोशल मीडिया पर हैशटैग क्या चलाना है, किसको फॉलो करना है, किसको कनेक्ट करना है, वो सारी बातें। तो इनके द्वारा ये टूल किट इनके साथ में शेयर की गई, तो बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया कि ये यहां पर देश में एक तरीके से एक जो शांति की व्यवस्था है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ये बोलकर गिरफ्तार कर लिया गया। पर लेकिन रिसेंटली जो अभी जज है, जज ने जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो वो सारे आरोप खारिज कर दिए गए। ठीक है, तो धर्मेंद्र जो राणा है जज, उनके द्वारा सारे आरोप खारिज कर दिए गए और बोला गया इनको रिहा किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है ग्लोबल सपोर्ट के लिए फार्मर के प्रोटेस्ट में, तो आप लोग इस तरीके से उसके ऊपर देशद्रोह के चार्ज नहीं लगा सकते। अगर बात करें यहां पर जो सेडिक्शन यानी कि देशद्रोह का जो सेक्शन 124 है इंडियन पिनल कोड का, तो उसके तहत भी यहां पर कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं कि यहां पर क्या होगा। अगर बात करें तो यहां पर अगर कोई पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ता है, वॉयलेंस कोई भड़काता है, तो वहां पर इंप्लीमेंट किया जाए। ना तो इनके द्वारा कोई पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ा गया, ना ही कोई वॉयलेंस यहां पर किया गया। तो जो टूल किट इनके द्वारा शेयर की गई गूगल का डॉक्यूमेंट था यहां पर, तो वो एक तरीके से कुछ भी ऐसा करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखिए, वो बेसिकली प्रोटेस्ट की बात करें, और प्रोटेस्ट तो हमारे संविधान में भी अलाउड किया जाता है कि आप लोग जो वॉयलेंस फ्री प्रोटेस्ट आप लोग कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग कैसे यहां पर इनको गिरफ्तार कर सकते हैं, ये बातें बोली गई। अभी कोई भी लिंक ऐसा नहीं मिला है जो भी यहां पर आज के दिन में कंट्री के अंदर जो अननेसेसरी जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इन सब चीजों का, तो कोई भी ऐसा देखने को मिला, तो यहां पर बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पागलपन सामने निकल कर आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे जो जर्नलिस्ट हैं, जो इस तरीके जो लोग हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, जिसको एनसीआर भी आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में आनंद फानन में वैसे ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है सेक्शन 124A लगाकर, यानी कि 124A लगाकर।
तो 160 के करीब यहां पर आज के डेट में जो ये चार्ज बढ़ गया है तब से 2016 से 2019 तक, यानी कि जब से प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आई है। और कन्विक्शन जो रेट है, पहले अगर किसी को पकड़ लिया गया तो इसका मतलब है कि जेन्युइनली पकड़ा गया इसको, तो 33% यहां पर लोगों को कन्विक्टेड पाया जाता था, जिनको गिरफ्तार किया जाता था। पर अभी यहां पर 3.3% कन्विक्टेड पाया जाता है, यानी कि फालतू में लोगों को पकड़ा जाता है ताकि सप्रेस किया जा सके, कन्विक्शन नहीं होता है रियलिटी में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इंडिविजुअल अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां पर गवर्नमेंट के एक्शन के खिलाफ, तो यहां पर ये था केदारनाथ का केस, इसमें बोला गया कि वो आप लोग देशद्रोह के उसके चार्ज के अंदर इसको नहीं लेकर आएंगे। तो ये फालतू की बात है कि आप लोग देशद्रोह के चार्ज के अंदर लेकर आ रहे हैं। हमारी कंट्री में जो देशद्रोह या फिर राजद्रोह आप लोग बोलिए, ये यहां पर इंडियन पीनल कोड 1870 के हिसाब से यहां पर बात की जा रही है। तो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी यहां पर बातें बोलेगी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लोग लगा सकते हैं आर्टिकल 19(2) के तहत, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर कोई इंसान कर रहा है तो उसको आप लोग सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो राइट जो है, अगर कोई कुछ एक तरीके से अगर आज के दिन अगर बात करें, जो सिटीजन अगर कुछ राइट कर रहा है या फिर कुछ बोल रहे हैं यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो वो क्रिटिसिज्म कर रहा है गवर्नमेंट का, तो ये देशद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। तो इस तरीके से अगर तब तक कोई वायलेंस नहीं हो जाता है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ जाता है, तो उसको बोलिएगा आप लोग देशद्रोह, तुम्हारे खिलाफ क्रिटिसाइज कर दे तुम देशद्रोह बोलोगे उसको, तो ये गलत है। तो इसके बारे में बात की गई। इसी के साथ में जो लो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि असंतोष फैला, एक प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर लो देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, ये प्राचीन पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जैसे अंग्रेज फॉलो करते थे। पावर को सप्रेस करने के लिए यूज किया जा रहा है लोगों का जो डिसेंट, यानी कि एक तरीके से जो लोगों का असंतोष है गवर्नमेंट को लेकर। तो ये क्या सही है, तो समझना पड़ेगा। इसी की बात में यहां पर बोला गया कि एम जो होना चाहिए किसी को पनिश करने का नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, एक तरीके से बोल रहे हैं कि एक तरीके से मान लीजिए छुटकर भी कोई पर्सन आ गया, जेल में तो गया ना वो, ठीक है, तो एक तरीके से पनिशमेंट तो ये हो ही गया ना इनडायरेक्ट वे में, छुटकर बाद में आ गया वो एक अलग बात है, कैद में तो वो थाना पर्सन, तो इसको समझना पड़ेगा। जो पैटर्न आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना आज के में देशद्रोह वाला, 2010 में यूके ने अपनी कंट्री में से भी हटा दिया इसको, वही यूके जो हमारी कंट्री में इसको लेकर आया था ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर। तो आप लोग इसको झोले को लिए घूम रहे हो अब तक, इसको ठेले को, तो इसका जो थैला है यहां पर इसको साइड में रखिए। इवन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में बातें बोलेगी कि इसको क्वेश्चन किया गया कि क्या ये सही है, क्या फायदा है इसको रखना चाहिए, क्या देश को कोई फायदा हो रहा है, तो उसके बारे में जो डिबेट डिस्कशन किया गया वो पब्लिक के सामने लाए नहीं, क्योंकि पता चल जाता कि क्या सही है क्या गलत है। तो अभी जो यहां पर मिस रवि हैं उनका जो उनका एक्टिविज्म देखने को मिल रहा है, तो ये फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ग्लोबल ऑडियंस तक भी ये पहुंच सकती है, अगर इनको लगता है कोई बात करनी है तो आप लोग उसको इस तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकते। टूल किट जो है वो एक तरीके से वो एक कॉमन कोज यहां पर जो बोला जा रहा है कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के साथ में बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कोई इंसान जेल में जा चुके हैं और मैं उसके साथ में बातें भी मत करूं, तो बातें करने से कि आप लोग तो ये तो जेल में जा चुके हैं मर्डर के केस में, तुम इसके साथ बात कर रहे थे तो इसलिए तुमको भी जेल में डालेंगे, ये कौन सा तरीका हो गया, ठीक है। तो ये गलत तरीका है। तो बिल्कुल आप लोग कोई भी डुबियस जो क्रेडेंशियल है इनके इस तरीके से अनोखे अलग ही तरीके अजीब से जो अपराध यहां पर आप लोग लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अबे वो जेल में गया, उसने किसी की डेथ कर दी, उसने किसी के साथ में कुछ गलत किया, मेरा उसके साथ में बात करने से मैं कैसे अपराधी हो गया, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये गलत है, इस तरीके से आप लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ये जज ने बोला, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जज ने यहां पर बेसिकली बोला यहां पर कि ये गलत है इस तरीके से, तो बेल जो है वो देनी चाहिए। यहां पर कोई भी ऐसा इस तरीके से नहीं रोकना चाहिए, अगर कोई ऐसा जुडिशियल जो प्रोसीजर है एक रेस्पॉन्स की तरीके से काम करना चाहिए। तो मिसमैच यहां पर जो होता है एक्वाइजेशन और जो एविडेंस में, तो वहां पर एक कंडीशन देखने को मिलती है, पकड़ कर ले आते हैं, बाद में देखते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहां पर बात की जा रही है कि आज की डेट में जो बहुत मिसयूज किया जा रहा है, इसकी जो फंक्शनिंग देखने को मिल रही है कि रिप्रेस करने की कोशिश की जा रही है एक्टिविज्म को, जो सैंक्शन है जो डिजर्व करता है स्केप का, उसके ऊपर फॉलो करना चाहिए। और ये बोला जाता है कि इसको तो हटा देना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों से आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी पूछा था, कई सारे बच्चों के द्वारा बड़ा ही प्यारे प्यारे आंसर लिखे गए, तो आप लोग उनको देखिएगा पढ़िएगा, अपना भी आंसर रिव्यू कर सकते हैं उनसे आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। साउथ चाइना सी जो है मार्जिनल सी है वेस्टर्न अटलांटिक ओशन का, ये बोला गया। मलेशिया जो ताइवान स्टेट के थ्रू यहां पर जाकर जुड़ता है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले तो यहां पर जो साउथ चाइना सी है वो अटलांटिक ओशन में नहीं है, ये कौन से ओशन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसको आप लोग मैप में देखिए कहां पर है साउथ चाइना सी, तब आप लोग समझ पाएंगे एग्जैक्टली अटलांटिक ओशन कहां है। अटलांटिक ओशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशन हो गया, साउथ अटलांटिक ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक, पर लेकिन यहां पर है साउथ चाइना सी, तो ये अटलांटिक नहीं है पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है। पहली बात तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा बोला गया कि मलेशिया जाता है ताइवान स्टेट के थ्रू। आप लोग ये सोचिए, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस की बात की जाए, ताइवान तो है ऊपर, ठीक है, और मलेशिया है नीचे,
तो ताइवान स्टेट तो ताइवान के थ्रू होगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो मलेशिया कैसे चला जाएगा, तो साउथ में हो गया एक साइड से और वो नॉर्थ में हो गया, तो दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो इसलिए बोला था मैंने कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं अगर थोड़ा सा भी मैप की नॉलेज है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका डी हो गया, इनके दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।